हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम अपनी जर्नी को आगे इस तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं। देखिए, ये जो वीडियो अभी चल रही है, ये वीडियो अगर आप कंबाइंड प्लेलिस्ट से देख रहे हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन जो लिंक है उसमें जाके एक वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में बताए गए तरीके से आप पहले अच्छे से अपने आप को उससे हैबिचुएटेड हो जाए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी चीज़ें अजीब दिखेंगी, क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का यहाँ पे मिक्सचर रहेगा। लेकिन आप प्लीज़ उसमें कंफ्यूज मत होइए। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए वो इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया गया है, और मैं आशा करता हूँ कि उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आई लिंक आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आप उसको देखिए और आशा करता हूँ कि आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए हम वीडियोस को शुरू करते हैं, और जहाँ तक हमने पहले पढ़ा था पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने दो मॉडल पढ़ चुके हैं एटम का। एक है जे थॉमसन मॉडल और एक रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में काफ़ी सारे कंक्लूशन, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशंस, उनका पोस्टुलेट, उनका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो बात थी जिसका आज हम कंटिन्यूशन करेंगे वो है उनका ड्रॉबैक्स। क्या था उनका ड्रॉबैक्स? उनका ड्रॉबैक्स ये था कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो बाकी साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर वो घूम रहे हैं तो वो पक्का एक्सलरेट कर रहे हैं। अगर वो एक्सलरेट कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, और एनर्जी रिलीज़ करते करते घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को ख़त्म करेंगे और न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे। अगर ऐसा सच में सीन है तो यानी एटम बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल है। लेकिन देखा गया है कि एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तभी हम मैटर को आसपास देख पा रहे हैं। तो इसी ड्रॉबैक को सही करने के लिए या इसको चैलेंज करते वक्त जब बोर मॉडल ने आके कहा, नील बोर ने कहा कि ये कुछ पोस्टुलेट्स है उनके, जिससे रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को सपोर्ट किया गया। देखिए क्या कहता है बोर मॉडल। बोर मॉडल कहता है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बोर के साथ एक और साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम है बरी। यहाँ पे था, लिख दे रहा हूँ, बोर एंड बरी। ठीक है, वो नीचे दिया हुआ है वो, लेकिन यहाँ पे बोर एंड बरी भी है, लेकिन ये मॉडल को हम बोर मॉडल के नाम से ही जानते हैं, बोर एंड बरी। चलिए, तो नील बोर इनका पूरा नाम है, नील्स बोर। उन्होंने दो पोस्टुलेट दिए। पहला क्या? उन्होंने कहा ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। यानी जो ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रहे हैं वो कोई ऐसी वैसी ऑर्बिटल नहीं है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं जिनके चारों तरफ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही घूम सकते हैं। पहला ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसने उनके ड्रॉबैक्स को पूरा नलीफाई कर दिया कि घूमते वक्त ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बात आ गई तो स्टेबल ऑटोमेटिक एटम बन गया। ठीक है, तो ये थे नील बोर के दो पोस्टुलेट्स। आता एग्जाम पे, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत सिंपल है और इसी से सपोर्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और देखिए नील बोर ने ये कहा था कि जो भी ये एनर्जी लेवल है, जब उन्होंने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट को नील बोर ने जो नाम दिया उसे कहते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं? डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये है वो। और वो स्टार्ट कैसा होता है? ऐसे, न्यूक्लियस के बाद आता है KLMN। KLMN, के का मतलब होता है 1, इसका 2, M का 3, L का 4। ये ऐसे लेटर से हम लिखते हैं। और इसका वाला होता है N इक्वल टू 1 यानी K, N इक्वल टू 2 मतलब L, N इक्वल टू 3 यानी M, और N इक्वल टू 4 यानी L। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बाद देखिए, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ऐसा हो ही सकता अगर आपने पूरा वीडियोस देखे। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हैज एक्सप्लेन हाउ एन एटम इज न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। वेरी गुड, मैं हिंट दिया हूँ, पूरा आंसर नहीं बताया हूँ। ठीक है, वीडियोस में पूरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। पॉजिटिव हिंट दे दिया मैंने। चलिए,
ड्रॉ द स्केच ऑफ बोर मॉडल अप टू 3 सेल्स, यानी के होना चाहिए, एल होना चाहिए और एम होना चाहिए। हिंट दे दिया। चलिए आगे, व्हाट डू यू थिंक वुड बी ए ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉयल ऑफ ए मेटल अदर देन द गोल। अगर मेटल होता तो मेटल की थिकनेस ज़्यादा होती, उसमें एटम में डिफ्लेक्शन ढूंढने में या ऑब्जर्व करने में बहुत दिक्कतें होती। उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि डिफ्लेक्शंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो लिया था गोल्ड फॉयल, उसका जो थिकनेस थी वो 100 या नहीं 1000 एटम्स की थी। ठीक है, तो मेटल में उसको वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ऑब्जर्वेशन इतनी क्लियरिटी नहीं देगी। चलिए, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में सारा जो जानकारी था 3 मॉडल के हिसाब से। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूट्रॉन्स। एक और टॉपिक आता है न्यूट्रॉन्स। ग्रीन मार्कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। जे चैडविक में 1932 में डिस्कस किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन के टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो विच हैड नो चार्ज। देखिए न्यूट्रॉन्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नो चार्ज बट, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, बट मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के बराबर इसका न्यूट्रॉन का मास था। न्यूट्रॉन NEUTRON, न्यूट्रॉन का मास था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन का जो, हाँ प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, तो इसका लिखा गया है इट वाज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर। या देखिएगा, इट इज एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 लाइन में बहुत कुछ बता के गया है, इम्पॉर्टेंट। चलिए, तो इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय n। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी क्वेश्चन आएगा, देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पढ़ाता हूँ फिर बताता हूँ। बोला हीलियम एटम जो है उसका जो एटॉमिक मास है am, वो है 4u। लेकिन हीलियम के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन्स है। तो 2 प्रोटॉन के साथ 4u कैसे बना? बिकॉज 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से हमारा एटॉमिक मास बनता है। समझ गया एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास या मास ऑफ एटम इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन्स। तो ये लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ रेड पेन से आपके लिए फिर से। ये रहा, द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए एक और बार लाइन करते हैं। ये रहा, यानी कोई भी मास, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इसको ऊपर लिख देता हूँ कि मास ऑफ एटम इज इक्वल टू masses of proton plus masses of न्यूट्रॉन। ठीक है, masses of न्यूट्रॉन। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने नोट डाउन कर लिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। E, P एंड N। E, P एंड N हीलियम पार्टिकल्स का ये तो आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उन्होंने कह दिया था ये एनर्जी लेवल्स है और स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करती हैं, लेकिन कैसा है वो ऑर्गेनाइजेशन या कैसे है वो स्ट्रक्चर, उसका नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहीं पे आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, ये पोस्टुलेट किसने दिया था? बोर ने दिया था। लेकिन ये जो सेल के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैठे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है इस एनर्जी लेवल्स के अंदर, उनका कौन दिया था? बोर एंड बरी। फिर से बोल रहा हूँ, पोस्टुलेट दिया गया था बोर से, जिसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ था? रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को जस्टिफाई किया गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की बात आई कि इस एनर्जी लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
उन इलेक्ट्रॉन्स की जब बात आई उसके लिए बोर और बरी दोनों ने ही हेल्प किया। क्या था देखिए, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा उन्होंने, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट levels of cells. The maximum number of electron presented in any cell, एक सेल में, कोई भी सेल में, के एल एम एन में, कोई भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसका फॉर्मूला है 2n²। 2n², बड़ा सा लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बने रहे। 2n², यानी n क्या है, n क्या है बताइए, अभी मैंने बताया n, यहाँ देखिए ये रहा k के लिए 1, l के लिए 2, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर 1 है तो k देखिए 2 होगा, अगर l है तो 2 इंटू 2² 8, अगर m है तो 2 इंटू 3² 18, और अगर n है तो 2 इंटू 4² यानी 32। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि k के लिए हो गया 2, l के लिए हो गया 8, m के लिए हो गया 18 और n के लिए हो गया 32। बस इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है, 32। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कोई भी इलेक्ट्रॉन का जब न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। भले ही यहाँ पे हम 2 8 18 32 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट सेल होगा वहाँ पे 8 ही होने चाहिए। तो आप पूछेंगे कि 2 8 18 का मतलब क्या है। देखिए 2 8 18 का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने पहले तो 2 किया, वो जस्टिफाइड है, 8 किया तो भी जस्टिफाइड है, लेकिन उसके बाद जब कर रहे हैं, उसके बाद हम जो कर रहे हैं, यानी जब आप एम शेल में जा रहे हैं तो इट इज़ कंपल्सरी कि आप 18 करें या फिर 8 ही रहने दें। समझ रहे हैं, या तो अब 18 करे या फिर अब 8 ही रहने दे, ही इनका डिफरेंस रहता है। चलिए यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज करते हैं तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से समझा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आई है। मेन बात यह है कि आउटर मोस्ट सेल में कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाइए, आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। भले यहाँ पे 2 8 18 हो जाए, 18 तो उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अगर ये कैपेसिटी तभी है जब वो इनर सेल की बात हो रही है, यानी ये कैपेसिटी तभी होगी जब अगर वो इनर सेल में है। ये इसके लिए, स्पेशली इसके लिए, अगर ये इनर सेल है तो आराम से कैपेसिटी जा सकती है, नहीं तो मैक्सिमम 8, मैक्स कितना 8 आउटर में, आउटर शेल में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले के भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम भरेगा, उसके बाद एन भरेगा। आप जंप नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स के नाम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। देखिए हीलियम का क्या है 1 2 3, ठीक है। बीच में क्या है, बीच को काउंट मत कीजिएगा, जो रिंग के ऊपर देखिए ये कौन सा है, के रिंग है, यहाँ भी के है, इन सब में के एल है और इन सब में के एल एम है। देखिए मैक्सिमम 8 है बाहर, अगर है तो 8 है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। इस ऑक्सीजन क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले में 2 फिर बाहर 6 हो गए 8। बीच वाला न्यूक्लियस है, उसको काउंट मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसी से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ तो है नहीं, एक्टिविटी 4.2 उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बोला गया है कि 18 ये 18 एलिमेंट्स कितना 1 2 कौन कौन से 1 हाइड्रोजन, हीलियम 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये 12, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18, यानी 18 एलिमेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। सो फिर फर्स्ट का क्या है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। चलिए
चलिए ये तो यहाँ देखिए लिखा है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड सोडियम। कार्बन का पहले एटॉमिक नंबर पता कीजिए कितना है, कार्बन का 6। तो अंदर 2 पहले इलेक्ट्रॉन के केस में कितने आ गए, देखिए कार्बन का बताता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी 2 + 4 ही होगा। 2 क्यों, क्योंकि ये के शेल में है, और 4 किसके लिए, एल शेल में। ठीक है, चलिए वही देखिए के और एल शेल में लिखा है। इस तरह से आप आराम से किसी का भी ड्राइंग कर सकते हैं। ये कौन सी ड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइंग है, याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब बताएं, इफ़ के एल एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल। देखिए के फुल है यानी के है 2, एल फुल है यानी 8। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 10। इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ गए तो टॉपिक बहुत इजी आपके लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को और ज़रा बड़ा नहीं करना है, यहीं तक रहते हैं आज के लिए। और अगली वीडियो में देखिए, अगली वीडियो में वैलेंसी पढ़ने वाले। बिलीव कीजिए वैलेंसी टॉपिक इस तरह से पढ़ाई होगी कि आपको चैप्टर 3 में जिसके वजह से ये कंबाइंड स्टडी बनाया गया है, आपको एकदम दिक्कत पैदा नहीं करेगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। चलिए यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैं लास्ट में कहता हूँ, कोई डाउट हो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सब बच्चों को पता है, जो नए हैं शायद उनको नहीं पता, ये उनके लिए है। इमीडिएट बुक खोलिए और इस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, पढ़ने से क्या होगा एडवांटेज, वो उसका डिटेल्स वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट में 80% आप कवर हो जाएगा। चलिए बाकी आप वीडियो में देखिए, सब पता चल जाएगा। 80% कवर हो जाएगा जस्ट एक बार रीडिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक चीज़ बता रहा था, जो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी मेरे क्लासेस हुए हैं आपको पसंद आ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों पे शेयर कर रहे हैं, और आपको नॉलेज भरपूर मिल रही है। ठीक है, कहीं भी कोई भी थोड़ी दिक्कत आती है, ऑडियो में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, कोई पैटर्न आप डिफरेंट मांगते हैं, आप बस ये मान लीजिए कि आपके घर में जाके मैं पढ़ा रहा हूँ। बस हम अपने आप को एक दूसरे को देख नहीं सकते, आवाज़ तो सुन सकते हैं ना। 15 मिनट के लिए कान में हेडफोन लगाइए, किसी और की बात नहीं, सिर्फ अपनी बात। यूट्यूब खोलिए, मोबाइल लीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी मेरा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट या सरप्राइजेस आपके लिए ज़रूर रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।